स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ओके, तो लोगरिथम का बेटा हमारा क्या एक लेक्चर हुआ है क्या? यस सर। ओके ठीक है, तो आज हम जो है बेटा लोगरिथम का लेक्चर 2 देखने वाले हैं, है ना? और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने सिर्फ पिछले लेक्चर में फॉर्मूले लिखाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं मैं डिटेल में गया था, और मैंने बोला था कि उन सारे फॉर्मूला का जो यूज है वो अगली क्लास में करेंगे। क्लियर है? तो आज जो है आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आप मुझे लगता है आज 2-4 लोग आप में नए भी होंगे, तो जो भी आप में से जो है नए स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर 1 जरूर देख लें बेटा। आज देखिए हो सकता है आपको 70 से 80% समझ में आया आज का लेक्चर भी, लेकिन एक ही लेक्चर हुआ है बेटा अभी लोगरिथम का, वो लेक्चर और देख लेना, है ना? वो लेक्चर कौन सा है? वो लेक्चर है आपको जो अभी देखना है, लोगरिथम लेक्चर 1, वहां पे आपको दिखेगा, है ना? ये आपको देखना है, एक लेक्चर जो कंप्लीट हो गया था, दूसरी है ना? तो इसका, या फिर आप एक काम करें, अगर किसी को ये लेक्चर ना मिल पाए तो आप एक काम कर लेना बेटा, शाम को जो है 8 बजे के करीब या 8 बजे के बाद मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको जो है इस लेक्चर का लिंक दे दूंगा, ठीक है? अगर आपको नहीं मिल पाए कहीं से तो। और साथ में जो याद है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जेई, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जेई, ये 30 मिनट का लेक्चर ये है और 1 घंटे का लेक्चर ये है, तो ये 2 लेक्चर जो है आप देख लेंगे तभी आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा समझ में आ जाए आज भी चीजें, है ना? लेकिन किसी को ना समझ में आए तो मुझसे बात कर लेना, चूंकि बेटा 1.5 घंटे की बात रहेगी, 1 घंटा और 30 मिनट इतने लेक्चर देख के आपको जो सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सही है? तो मुझे जिसको भी समझ में ना आए आज का लेक्चर, या जिसकी भी आज पहली दूसरी क्लास हो, वो मुझे प्लीज कॉल कर लेना 8 बजे के बाद, ठीक है? मेरा नंबर वैसे तो सभी के पास होगा, है ना? ये मेरा नंबर है बेटा, इस पर कॉल कर लेना ताकि आपको मैं बता सकूं, मैं लिंक दे सकूं लेक्चर्स को। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना, अपने क्वेश्चंस उन्हीं फॉर्मूलाज पे। वैसे जो लोग आप में से बेटा पिछली क्लास में थे उन सबको समझ में आ गया था वो पिछला वाला लेक्चर? यस सर। जी सर। ओके, लोगरिथम लोगरिथम देखिए, आप लोगों ने बेटा जब फॉर्मूले जो है पढ़े थे उसमें आपको थोड़ा सा अगर ध्यान आ रहा हो तो फॉर्मूले कुछ बेसिक वाले ऐसे थे, जैसे कि एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ पहले का। जैसे कि मतलब अगर कभी भी हमारे पास जो है बेस कुछ भी हो, अगर आर्ग्यूमेंट की पावर कुछ लिखी हो तो बेटा वो क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट में आ जाएगी आर्ग्यूमेंट की पावर। ऐसी कुछ ऐसी बातें थी कि बेस की पावर भी क्या आ जाएगी बेटा, बेस पे अगर कोई पावर लगी है ना, ये बेस होता है ना, तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी बेटा, प्रोडक्ट में आएगी, लेकिन 1/n होकर के। अब मैं आपसे बड़ी अच्छी एक बात बताना चाहता हूं बेटा, देखिए आपको याद हो तो मैंने कुछ वैल्यू बताई थी आपको, मैंने बताया था कि आप बेटा ज्यादा वैल्यूज तो रटेंगे नहीं, आप सिर्फ बेस 10 के साथ में अगर यहाँ 2 लिखा जाए तो बस इस वैल्यू को याद रख लो, बेस 10 के साथ में आर्ग्यूमेंट 2 आ जाए तो, बेस 10 के साथ में आर्ग्यूमेंट 3 आ जाए तो, एक बेटा मैंने आपको बताया होगा बेस 10 के साथ में 7 आ जाए तो, है ना? ये पॉइंट 4 के बाद मैंने क्या लिखाया था, इसको याद दिलाएगा? मैंने लिखाया था लास्ट क्लास में 50।
ओके जीरो। बस मैंने इतनी वैल्यू बताई थी बेटा, है ना। मैंने बोला था कि log 1 तो हमेशा ही जीरो होगा, चाहे बेस कुछ भी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेस और आर्ग्यूमेंट अगर इक्वल होंगे दोनों, तो बेटा उसकी वैल्यू 1 है। ये तो मतलब ये समझ लो, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। सही है। अच्छा मुझे एक बात और बताएं बेटा आप, कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो यार हमें हमेशा कोशिश एक करनी चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? कि जितने भी लोग लिखे हों, अगर उस लोग की वैल्यू की जरूरत है, तो यार देखो वैल्यू तो हमने सिर्फ 3 याद की, जबकि कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं इन वैल्यूज के? इन्फिनाइट, है ना बेटा। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, आर्ग्यूमेंट बदल दो, बेस बदल दो, बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया log 5, यहाँ लिख दिया बेटा 30, ऐसा कुछ भी लिख दो उल्टा सीधा, तो है ना। कहीं यहाँ लिख दिया 15, यहाँ लिख दिया 25, यहाँ लिख दिया 35, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन इतने बेटा हम रट तो नहीं सकते। तो हमेशा क्या कोशिश करें कि बेस और आर्ग्यूमेंट को एक जैसा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट बेटा एक जैसा बन गया तो आपका फायदा क्या होगा कि वैल्यू 1 लिख देंगे सीधे उसकी जगह, हमें वैल्यू रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। तो हम ये कोशिश करते हैं हमेशा, जब किसी लॉग की वैल्यू निकालनी हो, उसका बेस और आर्ग्यूमेंट एक जैसा बने तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए मैं अभी करके दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए मुझसे बोला गया कि लॉग, यहां लिख दिया बेटा 4 और यहां लिख दिया बेटा मान लीजिए मेरे पास 32। मैंने बोला यार इसकी ना वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि यार बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल होते तो मजा आ जाता है, क्योंकि सीधे 1 लिख देते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं बेस और आर्ग्यूमेंट को इक्वल बनाने की। ये देखते हैं कि बेस और आर्ग्यूमेंट में, भाई ये है बेस और ये है बेटा आर्ग्यूमेंट, तो जब भी किसी बेस या और आर्ग्यूमेंट कुछ दिए हो लोग के और वैल्यू निकालनी हो, तो कोशिश करेंगे कि बराबर बन जाए यार। और बराबर कैसे बनता है वो देखिए। यार मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इन दोनों में कॉमन चीजें क्या हैं। यार 4 को भी 2 की टर्म में लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर, और 32 को भी लिख सकता हूँ 2 की पावर की फॉर्म में, 2 की पावर 5। तो क्यों ना यार, मैं जब चाहता हूँ कि बेस और आर्ग्यूमेंट एक जैसे बने, यहां मैं लिखवा रहा हूँ ऑलवेज ट्राई टू मेक बेस एंड आर्ग्यूमेंट इक्वल, है ना। ये हमेशा आपको कोशिश करनी है। तो भैया मैंने 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, मैंने 32 को लिख दिया 2 की पावर 5। बेटा आर्ग्यूमेंट की पावर प्रोडक्ट में आ गई, और बेस है ना, तो क्या बन गया, आर्ग्यूमेंट ऐसे बन गया। बेटा बेस की पावर भी प्रोडक्ट में आती है, जैसे 2 पावर है, 2 भी प्रोडक्ट में आएगा, लेकिन नीचे 1 अपॉन करके प्रोडक्ट में आता है। बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई, log 2 हो गया ना, देखो बन गए बेस और आर्ग्यूमेंट सेम। इसकी वैल्यू तो बेटा 1 हो गई, क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट अगर इक्वल होते हैं तो वैल्यू तो बेटा 1 हो जाती है। इसका यूज हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 5/2 वैल्यू आ गई बेटा इसकी। जो ये दिया था इसकी वैल्यू आ गई 5/2। तो समझ रहे हो बेटा, देखो वैल्यू ज्यादा रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक बात का ध्यान रखना कि आज तक जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए, उनमें अगर आपको वैल्यू की जरूरत पड़ी है लॉग की किसी की याद करने की, तो बेटा बहाना वो क्वेश्चन के साथ में हमेशा ब्रैकेट में लिख के देता है। मान लीजिए log 9 की आपको जरूरत है, तो वो लिख के देगा साइड में कि log 9 की वैल्यू इतनी है। मतलब हमारा आज तक जितने भी, चाहे वो जेई हो चाहे वो कोई भी हो बेटा, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एडवांस का हो चाहे मेंस का हो, तो जब किसी log की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो जिस क्वेश्चन में जरूरत होगी उस क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा नीचे क्वेश्चन के जस्ट बाद अगली लाइन में कि log इतने की वैल्यू इतनी होती है ना। मतलब वो ये चाहता है कि हमें लोग रटना ना पड़े, सिर्फ समझना पड़े। ठीक है, तो समझ गए बेटा। और ये कोशिश हमारी हमेशा रहनी चाहिए कि बेस और आर्गुमेंट एक जैसे बने, ताकि उसकी जगह 1 रख पाए। तो देखो वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। नोट कर लीजिए, तो हमेशा एक जैसा बनाने की कोशिश करें। और एक जैसा बनाने में बहुत सारी चीजों की हेल्प लेनी होगी, जैसे पावर इनटू में आ जाती है, इसकी हमने यहाँ हेल्प ली। ऐसी और भी चीजों की हेल्प लेंगे थोड़ी देर बाद, और फॉर्मूलाज की जो मैंने लिखाए थे नोट कीजिए। ओके, बाकी को बेटा एक बार लिख लेने दीजिए। देखिए बेटा, आप में से जितने लोग भी ऐसा होगा कभी धीरे लिख पाते हैं, 1-2 लाइन छूट जाती है, तो बेटा मुझे रोक दिया करने के, अगली स्लाइड में मत जाओ, वरना छूट जाएगा तो फिर बेटा वो आगे रिवीजन के टाइम पे समझ में कैसे आएगा।
है ना। अपने पास वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन का ऑनलाइन का चक्कर बचा होगा, क्योंकि अब जो है जैसा यूपी में काफ़ी केसेस कम हो रहे हैं, तो हो सकता है ऑफलाइन का नंबर जल्दी आ जाए, है ना, 15 दिन में, मतलब ऐसा लग रहा है ना। तो इसलिए जो है जब तक ऑनलाइन है तो बड़े तसल्ली से पढ़ें, है ना, जल्दबाजी कोई नहीं है। अपन सिलेबस तो बाद में भगा लेंगे ऑफलाइन में। लिख लिया है सर। ओके ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, लॉग 2 - √3 एंड 2 + √3, इसकी वैल्यू बताइए। -1। यस सर। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी बतानी है। तो मैंने तो यही बोला कि हम हमें जब भी कुछ उल्टी सीधा लॉग के अंदर लिख दे आर्ग्यूमेंट में या बेस में, हमारी पहली कोशिश होती है कि बेस और आर्ग्यूमेंट एक जैसा बने। तो कोशिश कीजिए। तो यस सर। देखो आपको पता है कि ये जैसे मान लीजिए कोई कोई भी जब इरेशनल नंबर होता है तो वो एक दूसरे में, ये एक दूसरे कॉन्जुगेट दिख रहे हैं, तो एक दूसरे कॉन्जुगेट में कब चेंज होता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है आपके पास, या मान लीजिए ऊपर ही लिखा होता ये, और मुझे 2+ वाले में बनाने की कोशिश करनी है उसके जैसा, तो बेटा हम ऐसा करते हैं ना, उसके कॉन्जुगेट में अगर बदलना है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं हम लोग ऐसे। a - b × a + b क्या हो गया, 2² - √3², है ना, a + b × a - 2² की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 4 माइनस इसकी वैल्यू 3, मतलब 1 हो गया ऊपर। तो बेटा बदल गया, देखो ये 2 - √3 2 + √3 में बदल गया। तो हम जब भी आपको पता हो कि दो ऐसे इरेशनल नंबर दिए हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो हमें, क्योंकि हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट बेस एक जैसा हो तो अच्छा लगेगा, तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर लें तो एक दूसरे के जैसे बन जाएंगे ये बेस और आर्ग्यूमेंट। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, जब अपने कॉन्जुगेट में हमें कन्वर्ट करना हो तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने देख लिया किसी भी एक को, है ना, तो मैंने देख लिया 2 - √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 + √3, है ना। अभी मैंने देखा ये लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ एक जैसा आर्ग्यूमेंट और बेस। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 + √3 की पावर -1, और आर्ग्यूमेंट है 2 + √3, तो बेटा -1 जो पावर है बेस की वो तो बाहर आ जाएगी 1 करके। बेस और आर्ग्यूमेंट एक जैसा बन गया, उसकी वैल्यू आ गई 1, तो ये हो गया -1 × 1 इज -1, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखो इरेशनल वालों जब आए तो हमें पता है इरेशनल में हमने वैल्यू तो रटी नहीं होगी, और उसने भी नहीं सोचा होगा कि वैल्यू रटेंगे इरेशनल वाली। इसका मतलब इनमें भी यही कॉन्सेप्ट लगा होगा कि एक दूसरे में कन्वर्ट होकर खत्म हो गए होंगे, है ना। जो वैल्यू ऐसी फील हो कि ये हमने रटी नहीं होगी, कुछ अजीब सी वैल्यू है, तो इसका मतलब बेस और आर्गुमेंट एक जैसा बन के खत्म हुआ होगा। हम एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा यार ये 2 × √3 दिख रहा है ऊपर में, नीचे में √3, यार 2 × √3 कब आया होगा, है ना। अच्छा मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे, ये 2 × √3 नहीं बेटा, ये 4 × √3 है, 4 × √3। जी सर। ठीक है, तो मैं देखूंगा यार एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। मैंने देखा यार ये इसके जैसा कब बन सकता है, ये ना 2 - √3 का मुझे स्क्वायर दिख रहा है, तो पावर बेटा प्रोडक्ट में आ जाएगी। बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 × 1 इज 2, ये आंसर हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारी वैल्यू निकालना ही हो जब किसी लोग की, तो बेटा हमारी कोशिश क्या रहेगी ना, हमारी पहली कोशिश ये नहीं रहेगी कि हम जो है वो करें, हम जो है मतलब वैल्यू रटें। पहली कोशिश होनी चाहिए कि बेस और आर्गुमेंट एक जैसा बन गया तो उसकी जगह हम 1 रख देंगे सीधे, तो जल्दी हो जाएगा हमारा काम। ठीक है बेटा, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया है सर। ओके,
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा लॉग बेस 3 या बेस 2 के अंदर लॉग बेस 2 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब लॉग के अंदर लॉग आ गया। मान लीजिए मैंने लिखा लॉग बेस 2 cos 45 डिग्री, ट्राई कीजिए। सर पहले का 1 सर पहले का 1 ओके, और दूसरे का -1/2। देखते हैं। देखिए एक के अंदर दूसरा लॉग आ जाए तो दिक्कत नहीं है, पहले अंदर वाले की वैल्यू निकाल दो लॉग की, फिर उसके बाहर वाले की निकल के आ जाएगी। किसी एक से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना बेटा। देखिए ऐसे पहले इतने के बारे में सोचते हैं ना, बाहर वाले को ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब भी एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा लोग, अंदर वाले से शुरुआत कीजिए बेटा हमेशा। बेटा पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी, अंदर वाले की है ना। देखो बाहर से भी कोई लेना देना नहीं, बाहर का ऐसे चल रहा है बेचारा। अंदर वाले में आर्गुमेंट की पावर अंदर वाले की प्रोडक्ट में आ जाएगी। बेटा ये क्या दिख रहा है, log 2 वैल्यू 1 हो जाएगी, चूंकि आर्गुमेंट और बेस इक्वल हो गया अंदर वाले का। 2 × 1 = 2। अब क्या दिख रहा है मुझे, बेस और आर्गुमेंट इक्वल दिख रहा है अंदर बाहर वाले का, इसकी वैल्यू बेटा 1 हो गई। तो ये आंसर आ गया। तो मतलब जब एक दूसरे के, एक लोग के अंदर दूसरा लोग हो, दूसरे के अंदर तीसरा लोग हो, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले की पहले वैल्यू निकालो, फिर बाहर उसको बाहर को यूज कर लो। एक बाहर में एक और होता तो फिर बाहर वाले में उसमें भी यूज कर लेते। इसकी बताइए। माइनस का 1/2। ओके देखते हैं। देखिए cos 45 की वैल्यू जब निकलेगी तभी तो पता लगेगा कि log की वैल्यू क्या आ रही है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है बेटा, ये काफी को पता होगा। cos 45 डिग्री बेटा, मैंने तो ये बोला है कि आर्ग्यूमेंट और बेस को एक जैसा बनाने की कोशिश करें। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर -1/2, ये तो है 1/√2। बेटा प्रोडक्ट में आ जाएगी पावर तो आर्ग्यूमेंट की। अब बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो गया, उसकी जगह पे बेटा 1 रख देंगे हम लोग, ये वैल्यू हो गई। ठीक है लिख लीजिए। लिख लिया है सर। ओके एक और क्वेश्चन लिखिए। लॉग बेस दिया हुआ है बेटा 2√3, आर्ग्यूमेंट दिया है 1728, इसकी वैल्यू बताइए। 5 अभी देखते हैं। 6 देखिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि बेस और इसका आर्ग्यूमेंट एक जैसा बने, है ना। मतलब बेस और आर्ग्यूमेंट एक जैसा बने ताकि उसकी जगह 1 रख पाए। तो वही कोशिश आप भी कीजिए। जी सर 6 ओके इसको थोड़ा मैंने फैक्टराइज किया अगर, तो कितना बन रहा है बेटा, ये 6 की पावर है क्या, 6 की या किसी और की पावर? 12 का क्यूब है। 12 की क्यूब। अच्छा 12 का क्यूब है ये। ओके अगर ये 12 का क्यूब है, मैं 12 को पता क्या लिख सकता हूँ, 2√3 का स्क्वायर 12 को लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि बेस और आर्ग्यूमेंट एक जैसे बने तो बन रहे हैं।
ये 3 इंटू 2 आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगी पावर, पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी ऐसे। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी चूंकि आर्ग्यूमेंट और बेस इक्वल है। तो बेटा ये हमारे पास जो आंसर आ गया, क्लियर है। तो आपको समझ में आने लगा होगा कि जब किसी लॉग की वैल्यू निकालनी होगा तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल बने, ठीक है। और उसके बाद उसे एक जैसा बना के फिर उसमें बेसिक रूल हमारे यूज होते हैं, जैसे पावर को प्रोडक्ट में आ जाती है, बेस की पावर 1 अपॉन करके प्रोडक्ट में आ जाती है, वो सब करके सिंप्लीफाई करके बेस और आर्ग्यूमेंट एक जैसे बन जाते हैं, उसकी जगह फिर हम 1 रख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं सर। ओके। तो जैसे एक तो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, जिसमें बेस की जरूरत पड़ती है, मतलब वैल्यू निकलवाता है, और कुछ भी देखते हैं। अच्छा एक बात और बताइए बेटा, मुझे थोड़ा सा अंदाजा मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आपने कभी इसका नाम सुना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर मैं बोलना चाहूंगा एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये इन दोनों के बारे में जानते हैं आप लोग? नो सर। ओके, यस सर। नहीं, दो चार लोग जानते होंगे, लेकिन जो नए एडमिशन है वो स्पेशली नहीं जानते होंगे, है ना बेटा। देखिए हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा ऐसे दिखता है, ऐसे कैपिटल ब्रैकेट लगा होता है, किसी के भी ऊपर कैपिटल ब्रैकेट लगा देता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। वैसे वो साइड में लिखता भी है क्लियरली कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर फ्रैक्शन लग जाता है किसी के ऊपर तो हम उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ऐसे कर्ली ब्रेसेस लग जाते हैं ऊपर से, और साइड में लिखता भी है कि कर्ली ब्रेसेस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो लिख देता है साइड में, तभी हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझेंगे कर्ली ब्रेसेस को। और जब कैपिटल ब्रैकेट लगा के वो साइड में लिख देगा कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझेंगे, सही है। अब देखिए बेटा, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये इंटीजर रिटर्न करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब ये है, मान लीजिए 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकाल रहे हैं, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? 5 है ना, नंबर लाइन पे जस्ट लेफ्ट में जो आता है वो छोटा होता है। 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 5 है ना, जस्ट छोटा। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 5, क्योंकि इसका जो इंटीजर वाला हिस्सा है वो खुद ही है, सही है बेटा। अच्छा, -5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? -6। -6 जस्ट पहला वाला इंटीजर। जिसमें कंफ्यूजन हो नंबर लाइन पे ले जाना। मान लो -5.2 में कंफ्यूजन था, मैंने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन में चलेगा ना, यहाँ -5 है, यहाँ -6, -4 ऐसे चलेगा ना, इधर -7 ऐसे चलेगा ना बेटा इधर को। तो -5.2 का यहाँ आएगा, इसके जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है? जस्ट पहले 6 आता है, -6, तो -6 हो गया। तो मतलब जो नंबर लाइन पर जस्ट लेफ्ट में होता है वही जस्ट छोटा माना जाता है। तो समझ गए बेटा कि जस्ट छोटा वाला इंटीजर देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर कोई इंटीजर पे ही ये लग जाए तो इंटीजर खुद ही दे देता है, सही है। जैसे 5 का इंटीजर 5, -5 का इंटीजर -5, 0 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -0.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा? -1। -1 जस्ट
पहला वाला इंटीजर। क्लियर है बेटा? समझ गए बेटा बात को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं? वो ये कैपिटल ब्रैकेट जैसा दिखता है और ये देता क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? जस्ट छोटा इंटीजर, और कोई खुद ही इंटीजर है जो इसके अंदर हमने लिखा तो उसी को रिटर्न कर देता है। क्लियर है? यस ओके Yes. अब इधर चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये बेटा फ्रैक्शन वाला हिस्सा देता है। जैसे 5.2 है बेटा, इस पर फ्रैक्शनल पार्ट लग गया, इसका फ्रैक्शन वाला हिस्सा कौन सा है? 0.2 0.2। मान लीजिए मुझे बोला गया 5.9, इसका फ्रैक्शन वाला हिस्सा कितना है? 0.9। मुझसे बोला गया 5, इसका फ्रैक्शन हिस्सा कितना है? इसमें बेटा फ्रैक्शन है नहीं, 5 को 5.0 समझ सकते हो ना आप, तो फ्रैक्शन वाला हिस्सा 0 है इसका, तो 0 आ गया। हर एक इंटीजर का फ्रैक्शन वाला हिस्सा 0 समझा जाता है। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शन वाला हिस्सा 0 समझा जाता है। ठीक है? अरे भैया समझ गए बात को? यस सर। अच्छा -5.6 इसका फ्रैक्शन बताओ, या फिर -5.1 इसका फ्रैक्शन बताओ। 0.4 क्या बताओ? 0.9 0.4 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना। आपको पहले शुरू में फीलिंग आएगी कि -0.6 होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होता बेटा फ्रैक्शन, उसमें 1 ऐड करो, फिर ये होगा फ्रैक्शन। जैसे ये -0.1 वाली फीलिंग थी, इसमें 1 ऐड करो, 0.9 ये होगा बेटा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। मतलब मैं क्लियरली साइड में लिख देता हूँ कि फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना, वो बेटा 0 से शुरू होके बस 1 तक जा सकती है, 1 पे भी नहीं जाएगी, 1 से जस्ट छोटी रहेगी, क्योंकि 0.99 तक ही तो जा सकता है, फिर तो इंटीजर बन जाता है ना अगला वाला। तो किसी भी इसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही होती है। क्लियर? अरे ठीक है। यस सर। हाँ, और नेगेटिव में कभी दिखे फ्रैक्शन तो उसमें 1 ऐड करके तब दें उसको। ठीक है? मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं देनी है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा? एक सेकंड। ओके। हो गया सर। ओके, देखिए एक बात का ध्यान रखना बेटा, फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक रिलेशन है। कभी मान लो आप पे एक चीज आती है ना, एक मिनट बेटा, 1 मिनट। मैं पैनल में चेक कर लूँगा, आपको थंब भेज दूँगा। हाँ बेटा, देखिए इन दोनों में एक रिश्ता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में और फ्रैक्शन में, कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना,
और फ्रैक्शन होता है किसी भी एक्स का, किसी भी नंबर का, उनका सम हमेशा एक्स के बराबर होता है। तो मान लीजिए आप किसी का फ्रैक्शन पार्ट निकालने में कोई कंफ्यूजन हो, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालने में कंफ्यूजन हो, तो दोनों में से एक भी निकालना आता है ना, तो दूसरे को इस फॉर्मूला में रख देना, दूसरा निकल के आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे। Yes, sir. है ना, जैसे 5 है, ये 5 है, तो बेटा 5 इसका 5.2 है मान लो कोई एक्स, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5, फ्रैक्शन क्या होगा 0.2। तभी तो इनका हमेशा कोई भी नंबर अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर और अपने फ्रैक्शन के सम के बराबर होता है बेटा। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ वो सुनिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर बीच में अचानक से लॉग में क्यों ले आया? मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि log 5 और यहां मैंने लिख दिया बेटा 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताइए, मान लीजिए। या फिर मैंने आपसे बोला, है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को बेटा, इसको कैपिटल ब्रैकेट को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि इसकी वैल्यू बताइए, मैंने आपसे बोला कि इसकी वैल्यू बताइए, मैंने आपसे बोला कि रैंडमली कुछ भी लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 121, मैंने बोला इसकी वैल्यू बताइए। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो पहले तो बेटा आपके पास 2 मिनट है, ट्राई कीजिए इनकी वैल्यू निकालने की। देखिए ये तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा पहला वाला तो। 2 2 4 Sir, 2 2 2 4. ये तो 2 इंटू में आ जाएगा ऐसे, log 5 5 आ गया। इसको बेटा हम क्या लिख देंगे, log 5 5 को 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2। बाकी की निकाल के बताइए। 2 होगा दूसरे ओके का। ओके 2 2 and 4. ओके, हो गया sir. ओके। जिससे नहीं हुआ वो समझिए बात को। देखिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो ना, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। हमें यही होता है ना यार, पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, हमें ये फील होता है पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेंगे। तो नहीं, ये ऐसे जरूरत ही नहीं है बेटा। आपको करना क्या है वो सुनिए। देखिए आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये 5 की किन पावर्स के बीच में है, 5 की किन पावर्स के ये बीच में है। जैसे बेटा 28 जो है, 28 से जस्ट पहले 5 की क्या पावर आती है, 2 पावर। 5 की पावर 2 25 होता है, वो 28 से छोटा है। और इससे जस्ट बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 3, क्योंकि 5 का स्क्वायर है 25 और 5 का क्यूब है बेटा 125। तो मुझे क्या पता लगा कि जो 28 है ना बेटा, वो 5 स्क्वायर से 5 क्यूब के बीच में है। ये क्लियर हो गया? तो आर्ग्यूमेंट को बेस की पावर की फॉर्म में लिख लो, वो भी अंदाजे से लगभग कितना है। तो भैया 5 स्क्वायर से तो बड़ा है 28 और 5 क्यूब से छोटा है 28। तो मतलब मैं ये समझ लूँ क्या ऐसे कि 5 की पावर कुछ भी नंबर बता दो मुझे, लगभग में बता दो, ऐसा कोई एग्जैक्ट जरूरी नहीं है। ऐसे लिख दो 2.1। ये मत सोचना 2.1 ही क्यों लिखा, 2.2 लिख लो, 2.3 लिख लो, 2.4 लिख लो, जो मन हो बोली, लेकिन पक्का 2 से 3 के बीच में ही आएगी ना पावर, क्योंकि 5 स्क्वायर छोटा है 28 से और 5 क्यूब बड़ा है, तो 5 की पावर क्या रही होगी इस पे, 2 पॉइंट समथिंग रही होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. है ना, तो बेस की पावर की फॉर्म में लिख लिया करो आर्ग्यूमेंट को।
फिर क्या होगा, ऐसे पावर प्रोडक्ट में आएगी इनटू log 55, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो क्या बचा 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच गया, और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2, ये आंसर आता है। क्लियर है? तो शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है किसी लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेस की पावर की फॉर्म में आपको आर्ग्यूमेंट लिख लेना है, लगभग में, वो भी लगभग में, बस वो भी कैसे लगभग में लिखना वो पता है। लिख लिया। जैसे मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू Yes. निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है ना मुझे तो लॉग का, तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा भाई, बेस की पावर की टर्म में आर्ग्यूमेंट को लिख लूंगा। बताओ बेस की कितनी पावर के लगभग है ये 10, 3 की कितनी पावर के आसपास है 10, 2 पॉइंट कुछ। 2 पॉइंट समथिंग है ना बेटा, 3 स्क्वायर 9 है, तो थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब 2 से थोड़ी बड़ी पावर है, चलो 2.1 मान लो, 2.2, 2.3 कुछ भी मान लो, तो लिख लिया, ये प्रोडक्ट में आ गया। ऐसे वैल्यू आ जाएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.1 हो या 2.2 हो या 2.3 हो, सबकी वैल्यू तो 2 आने वाली है, इसलिए वो पावर में लगभग थोड़ा बहुत चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, तो मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, आपको बेस की पावर की टर्म में आर्ग्यूमेंट को लिख लीजिए। बेटा 121 के करीब में देखो 3 की पावर 4 आने पे क्या होता है 81 होता है, 3 की पावर 5 आने पर क्या होता है 200 क्रॉस कर जाता है। मुझे पता लग गया कि ये जो है 3 की पावर 4 से तो बड़ा है और 3 की पावर 5 से छोटा है, मतलब 121 को मुझे बेस की पावर की टर्म में लिखना है, तो मैं लिख दूंगा कि 3 की पावर 4 पॉइंट समथिंग है, मैं से डॉट डॉट ही कर दिया 4 पॉइंट समथिंग, तो बेटा प्रोडक्ट में आ जाएगी पावर 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4, तो ये आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस इसका लॉग का आर्ग्यूमेंट निकालना बहुत आसान है, उसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है ना, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, लिख लीजिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लिया करेंगे बेटा लॉग का। Yes. ओके, Okay. Sir. ओके, जैसे आपको बेटा जब लॉग पावर में आता था, जब लॉग पावर में आता था तो आपको वो फॉर्मूले थोड़े से ध्यान है, जैसे ए की पावर में लॉग आए और लॉग का बेस भी सेम हो तो नीचे उतर के आ जाता था आर्ग्यूमेंट, जब ये, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए, लॉग का बेस और नीचे वाला बेस। ऐसे ही आपने देखा था ए की पावर में लॉग हो और बेटा तीनों डिफरेंट हो, नीचे का बेस अलग हो, लॉग का बेस अलग हो, आर्ग्यूमेंट अलग हो, तो ये आपस में बदल सकते थे, इनको आपस में बदलोगे तो सी की पावर लॉग बी ए, ये आ गया। और एक फॉर्मूला था, ये तो हो गया जब तीनों डिफरेंट है,
एक था मेरे पास कि ये इसी के जैसा दिखता था वो फॉर्मूला, लेकिन ऊपर वाला जो log था ना वो रूट में आता था ऐसे। तो बेटा जहां जहां ए था वहां वहां बी आ जाता था, जहां जहां बी था वहां वहां पर ए आ जाता था, ये फॉर्मूला था। तो तीनों अपने आप में यूनिक है। जब पावर में log हो तो एक है कि नीचे का बेस और log का बेस सेम हो, वो वाला। एक है जब नीचे का बेस और log का बेस सेम हो लेकिन ऊपर में log पे रूट लगा हो, तो अलग फॉर्मूला है। एक है जब नीचे का बेस और log का बेस डिफरेंट हो, तो मतलब ए बी सी तीनों डिफरेंट हो, तो बेटा क्या होता था, बस दूर दूर वाले आपस में बदल सकते थे, ए की जगह सी लिख सकते थे, सी की जगह ए लिख सकते थे, इतना चेंज आ सकता था, है ना। तो तीन तरीके के जब log पावर में हो तो फॉर्मूले हमने देखे। कभी कई बार बेटा आपके पास ऐसे आता है log का स्क्वायर आता है पावर में, तो ऐसे नहीं है कि आप डर जाएंगे सडनली से, मान लीजिए ये आ गया log का स्क्वायर आ गया, अब आप कहते हैं यार सर आपने log का स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला बताया ही नहीं, तो डरना मत। देखो log के स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, log इंटू log, सही बात है बेटा, नहीं log इंटू log। बेटा दो ऐसा दिख रहा है ना, एक ही पावर में log इंटू log, मतलब एक ही पावर में प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट है log इंटू log का, लाइक जैसे एक ही पावर m इंटू n दिखती थी ऐसी वाली। तो बेटा एक पावर अंदर ले लीजिए, जब दो पावर प्रोडक्ट में होती है तो एक पावर अंदर आ सकती है और एक पावर ऊपर आ सकती है। बेटा ये इस टाइम पे फॉर्मूला दिख रहा है इतना, a log a b, ये तो b सीधे नीचे, b नीचे उतर के आ जाएगा ऐसे, और जो ऊपर में log है वो बेटा ऐसे रह जाएगा, ऐसे आ गया। क्लियर है। आगे बेटा आगे का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आगे वो जो है कुछ और वैल्यू वगैरह इसके आगे निकालेंगे, हो सकता है ए बी की वैल्यू ऐसे देगा ना जिससे वैल्यू निकल जाए, तो मतलब log का स्क्वायर आ जाए, तो हम यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास से, log का स्क्वायर आ जाए तो पावर में log इंटू log लिखो, एक पावर को अंदर लिख लो एक पावर को बाहर लिख लो, तो इनमें से कोई फॉर्मूला मैच कर जाएगा। क्लियर है। तो log के स्क्वायर का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आएगा, log इंटू log करके काम चलाओगे आप। इनको नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा। कर लिया सर, क्या बेटा? कर लिया सर। ओके। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, 7 की पावर log 35 प्लस 3 की पावर log 57 माइनस 5 की पावर log बेस 3 7 माइनस 7 की पावर log बेस 5 3, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। बताइए। 0। अभी देखते हैं बेटा। जी सर जी। सर 0। ओके, बिल्कुल सही बात। देखिए ये जब पावर में log है तो हमारे पास जो है तीन ही फॉर्मूले थे। ये कौन से वाले से मैच हो रहा है? जब तीनों वैल्यू डिफरेंट है, ए बी सी तीनों डिफरेंट है ना बेटा, जब 7 3 5 सब डिफरेंट है, तो इसमें कौन क्या फॉर्मूला था हमारे पास? ये दूर दूर वाले हम आपस में बदल सकते थे। अब इसे देखते मुझे क्या ध्यान आया, इसमें एक ये भी रखा है, ये तो कट गए आपस में। फिर मैंने देखा दूसरे वाले को, इस ये भी बेटा आपस में बदल सकते थे दूर दूर वाले, क्योंकि ए बी सी वो वाला फॉर्मूला लगेगा तीनों डिफरेंट वाला, तो ये दोनों 7 और 3 आपस में बदल गए।
और इसे इसे देखते मुझे क्या ध्यान आया यार, ये भी दे रखा है इसमें, तो ये आपस में कट जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में कट के 0। तो मतलब जब पावर में लोग हो तो बेटा इन्हीं 3 फॉर्मूला की आपको याद आनी चाहिए, ठीक है, जो दिखे वो अप्लाई कर दो। लिखिए फिर और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है। ओके, देखिए आपने बेटा एंटीलोग का नाम सुना था? जैसे लोग होता है ऐसे बेटा एंटीलोग होता है, ठीक है। ये बताओ मुझे एंटीलोग पढ़ाना है एक्चुअली, है ना? तो यार मतलब नाम से क्या पता लग रहा है कि एंटीलोग मतलब लोग का और एंटीलोग का क्या रिश्ता हो सकता है आपस में? उल्टा होगा। उल्टा होगा, है ना, इसके नाम से पता लग रहा है एंटीलोग मतलब लोग का उल्टा। जब मैंने लोग पढ़ाना शुरू किया था आपको ध्यान है कि लोग कहाँ से आया था? ध्यान है कुछ? लोग बना कैसे था? एक्सपोनेंट का इनवर्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट से। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा था लोग, है? अच्छा अच्छा, यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा लोग था तो लोग का उल्टा क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यार ये तो जिस नाम से पता लग गया, ये एंटी लॉग मतलब लॉग का उल्टा, तो लॉग के उल्टे का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मतलब एंटी लॉग बोलो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ही बात हो गई, ये दोनों लॉग के उल्टे हैं। तो जब आपको ऐसे लिख देना एंटी लॉग, बेस कुछ लगा दे, आर्ग्यूमेंट कुछ लगा दे, तो आप सीधे क्या करेंगे बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देंगे, मतलब ए की पावर बी, क्योंकि एंटी लॉग का मतलब है लॉग का उल्टा, और लॉग का उल्टा हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा करके ही लोग बना था, तो अब लोग का उल्टा करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। एंटी लोग मतलब लोग का उल्टा मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि एंटी लॉग 2 क्यूब, 2 और 3 मतलब आर्ग्यूमेंट है 3, जैसे लोग का आर्ग्यूमेंट होता है ऐसे एंटी लॉग का आर्ग्यूमेंट, जैसे लोग का बेस होता है ऐसे ही एंटी लॉग का बेस। तो ये दिया गया, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 3 मतलब 8, ये आंसर हो गया। तो एंटीलोग निकालना बहुत आसान है, सीधे पावर लगा देते हैं, बस लिख लीजिए। हो गया सर। ओके, चले आगे। यस सर। देखिए मान लीजिए मैंने आपसे बोला लॉग बेस 2, उसके अंदर लिख दिया एंटी लॉग बेस 2, और यहां मैंने लिख दिया एंटी लॉग के आर्ग्यूमेंट में लॉग बेस 2, यहाँ लिख देता हूँ मान लो मैं 3, यहाँ लिख देता हूँ मान लीजिए मैं 9।
इसकी वैल्यू बताइए। जैसे लॉग के अंदर लॉग तो आपने देखा था, अंदर की तरफ से वैल्यू निकालनी शुरू कर देते थे। अब अगर बीच में कहीं एंटी लॉग वगैरह यूज हो जाए तो क्या करना है? टू हम्म, सर 2 हम्म, 2 अच्छा देखते हैं। मैंने बोला तो अंदर की तरफ से वैल्यू निकालनी स्टार्ट करो। मैंने अंदर की तरफ से वैल्यू निकालनी शुरू की, पहले इसकी वैल्यू निकाली। क्या इसमें बेस और आर्गुमेंट आप एक जैसा बना सकते हैं 2 और 9 को? नहीं बना सकते बेटा, 2 और 9 एक जैसा बन ही नहीं सकता। तो मैं इसके जस्ट बाहर आया, फिर जब सबसे अंदर वाले लॉग की वैल्यू ना निकले तो उसके बाहर का कुछ सोचा करें, जस्ट बाहर का। मैंने देखा यार ये एंटी लॉग है। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? पावर। तो ये एंटी लॉग का बेस 2 है, आर्गुमेंट इतना है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं पावर की तरह, 2 की पावर लॉग 29, है ना बेटा? चूंकि एंटी लॉग का मतलब ये है कि पावर, 2 की पावर आर्ग्यूमेंट, बेस की पावर आर्ग्यूमेंट। मैंने देखा ये तो फॉर्मूला बन गया यार, 2 की पावर लॉग टू 9 मतलब 9, है ना? वो ये वाली बात हो गई ना, ये वाली। फिर मैंने फिर से बेस और आर्ग्यूमेंट एक जैसा बनाने की कोशिश की। ये आंसर आ गया, लिख लीजिए। लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए। एंटी लॉग बेस 2, उसके अंदर है लॉग बेस 5, उसके अंदर है एंटी लॉग बेस 7, उसके अंदर है लॉग बेस 7, उसके अंदर है 125। इसकी वैल्यू बताइए। 8 8 अच्छा, सर 8। ओके। देखिए सबसे अंदर वाले लॉग की हम पहले वैल्यू निकालते हैं, लेकिन सबसे अंदर वाले की वैल्यू निकल नहीं पाएगी क्योंकि बेस और आर्गुमेंट एक जैसे हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 7 है और 125 को आप 7 की टर्म में नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके जस्ट बाहर से पहुंचते हैं। जब सबसे अंदर वाले लॉग की आप वैल्यू ना निकाल पाए ना, तो उसके जस्ट बाहर का सोचा करें। इसके लॉग के जस्ट बाहर ये एंटी लॉग, तो पहले इतने का सोचते हैं, इतने का। जो बाहर बाकी कुछ लिखा है उसको मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ। तो 7 की पावर ये हो गया, जब a की पावर log a b आ गया तो 125 नीचे उतर के आ जाएगा। ऐसा हो गया। अब बेटा एक काम कर सकते हैं, ये log का बेस आर्ग्यूमेंट एक जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। ये 5 है, ये 5 का क्यूब आ जाएगा, तो बेस तो ये आर्ग्यूमेंट की पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी। तो बेटा ये कुछ ऐसा हो गया मेरे पास, 3 इंटू लॉग 5, इसकी जगह तो 1 आ गया। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट, तो 2 की पावर 3 हो गई है। तो आपको मुझे लगता है यहाँ एंटी लॉग का मतलब समझ में आ गया होगा। और जब
किसी ए की पावर में लॉग आ जाए तो उसका मतलब भी कैसे उसे सिंप्लीफाई करना है वो समझ में आ गया आपको, है ना, वो फॉर्मूला कैसे यूज करना है। क्लियर है? ठीक है बेटा? यस सर। Yes. ओके, बाकी फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, इक्वेशन जैसे यहाँ मैंने क्या ना, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने वैल्यू निकालनी सिखाई आपको नॉर्मली लोग की, है ना। अगली क्लास में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाऊंगा लोग की, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा लोग का। ठीक है बेटा, जो आज नए आए हैं, आज तो जैसे लोगरिथम का जो है लेक्चर 2 था, वो लेक्चर 1 जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही बेटा आगे चल पाएंगे। सारे फॉर्मूले लेक्चर 1 में लिखे हैं, 8 से 10 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है ना, 10 के करीब आप मान लीजिए। तो उनको पढ़ लें लेक्चर 1 के फॉर्मूले। फिर आज तो ज़्यादा कुछ मतलब आज उनका जस्ट एप्लीकेशन हुआ है, एंटी लॉग आज नया पढ़ा है, फिर उनका यूज हम अगली क्लास में करेंगे। तो लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लें, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जेई जो है वो पढ़ लें। जो भी नया आया है अगर उसे नहीं मिल पाए लॉगरिथम का लेक्चर 1 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जेई, वो दोनों लेक्चर ना मिल पाए तो मुझसे कॉल कर लेना 8 PM के बाद, मैं उनको लिंक भेज दूंगा सीधे व्हाट्सएप पे। 1.5 घंटे में दोनों लेक्चर आपके कवर हो जाएंगे, पढ़ लेना, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू। सर हाँ बताइए। सर वो डीपीपी डिस्कशन का वो नहीं करा सर आप। क्या क्या? सर क्वाड्रेटिक का वो डीपीपी आप लगा रहे थे ना उसमें सेशन में। अरे हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। चलो मैं अपडेट होगा आजकल में वैसे भी शेड्यूल, मैं कोई बीच में डाल दूंगा, ठीक है, इसी करंट वीक में। ठीक है? ठीक है सर। हाँ बेटा, ओके, थैंक यू। थैंक यू।